नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को पहले से मालूम है कि अपने असेसमेंट ईयर 24-25 या फिर आप बोल सकते हो फाइनेंशियल ईयर 23-24 की आईटीआर फाइलिंग चालू हो चुकी है, पर अभी काफ़ी लोग हैं जो अपनी आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं। उनका मानना है कि हमारी ना तो कोई इनकम है, ना हमारा कोई टैक्सेबल इनकम है, ना हमारा टीडीएस कटा है, टीसीएस कटा है। तो इस कारण से हमारी जो आईटीआर फाइल है वो करने के लिए हम लोग लायबल नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों को बता दूँ, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट 31 जुलाई 2024 है। तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस ऐसी होती है जो अगर वो ट्रांजैक्शन आपकी कंसिडर हो जाती है, आपकी आईएएस में रिपोर्ट हो जाती है या फिर एक्चुअल में आपने ट्रांजैक्शन की होती है, तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। वरना फिर आपको फ्यूचर में नोटिस आते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की नोटिस आते हैं। तो आज अपन उन्हीं चीज़ों के लिए बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो के लास्ट में अपन आज बात करने वाले हैं कि जो अपने बैंक अकाउंट में हैवी यूपीआई ट्रांजैक्शन हो जाती है उसके लिए अपन आईटीआर कैसे फाइल कर सकते हैं। ये अपन टॉपिक लेके चलेंगे। वीडियो के लास्ट में अपन इसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसको मैं थोड़ा ब्रीफ में आप लोगों को समझाने वाला हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को बेसिकली वो चीज़ें बता देता हूँ कि किस किस केस में अगर आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करोगे तो आपको फ्यूचर में दिक्कत आएगी। तो जो पहला ट्रांजेक्शन होता है वो होता है कि अपना पेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड इन कैश। अगर आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हो कैश में, या फिर आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हो, चाहे कैश में करो चाहे बैंक के थ्रू करो, 10 लाख रुपए का आप 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा का पेमेंट करते हो पूरे साल में, तो आपका एआईएस में रिपोर्ट होता है। तो उस केस में आपको अपनी आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि आपके एआईएस में कहाँ पे रिपोर्ट होता है। जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में आपके इनकम टैक्स पोर्टल से एआईएस फॉर्म डाउनलोड करना बता रखा है, तो आप वहाँ से अपना एआईएस फॉर्म डाउनलोड कीजिएगा। उसमें जैसे आप उसमें आओगे एआईएस फॉर्म में, तो आपको मिसलिनियस पेमेंट का ऑप्शन आपको यहाँ पे एक हेड आपको शो होगा। इसमें आप देखोगे कि पेमेंट मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट कार्ड। जैसे मेरा क्लाइंट है, इन्होंने 12 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किया हुआ है। अब अगर ये मेरे क्लाइंट आईटीआर फाइल नहीं करवाएंगे और उसमें लगभग आप ये मान लीजिए 7, 8, 10 लाख रुपए तक इनकम शो नहीं करेंगे, तो उनका नोटिस आएगा कि भाई आपने 12 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किया है। इसका मतलब ये है कि आपने 12 लाख रुपए का एक्सपेंस किया है। 12 लाख रुपए का आपने एक्सपेंस तभी किया होगा जब आपकी 12 लाख रुपए या फिर उससे थोड़ी बहुत कुछ कम इनकम आपकी हुई होगी। तो उस केस में आप 12 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करोगे। तो इस केस में आपको आपका 7-8 लाख रुपए तक की आपको इनकम शो करनी है। अगर आपका 10 लाख से ऊपर ज़्यादा क्रेडिट कार्ड का पेमेंट हुआ है तो और आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। दूसरा जो अपना तीसरा केस आता है कि पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर आप पूरे साल में 1 लाख से ज़्यादा बिजली का बिल का पेमेंट करते हो, या फिर आपने फॉरेन ट्रेवल्स पे 2 लाख रुपए से ज़्यादा आपने एक्सपेंस किया है, तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है। इन दोनों ही केस में आपको लगभग अपने 3 से 4-5 लाख रुपए तक के आपको इनकम शो करना मैंडेटरी होता है। अगर आप इसमें इनकम शो नहीं करोगे तो आपको नोटिस आएगा कि आपने पूरे साल में बिजली का बिल 1 लाख से ज़्यादा पेमेंट किया है, आप विदेश घूमने भी गए थे जहाँ पे आपने 2 लाख से ज़्यादा खर्चा किया है, तो इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ इनकम तो होगी। पर आप आईटीआर फाइल नहीं कर रहे, इसका मतलब ये कि आपकी इनकम है ही नहीं, या फिर आपकी इनकम है तो 3 लाख 2.5 लाख से नीचे है। तो इस केस में आपको अपने आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जब भी आप अपने आईटीआर फाइल करते हो तो उस केस में जब आप लॉगिन करके आईटीआर फाइल करते हो तो उस केस में आपको एक पॉपअप मैसेज शो होता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आपको इस तरह का एक पॉपअप मैसेज आता है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है कि आप आईटीआर फाइल क्यों करना चाहते हो, कि आपकी टैक्सेबल लिमिट ज़्यादा है टैक्सेबल, या फिर आपने पूरे साल में 2 लाख रुपए से ज़्यादा आपने फॉरेन ट्रैवल पे इन्वेस्ट किया है, या फिर आपने बिजली का बिल 1 लाख से ज़्यादा आपने पेमेंट किया है। इस केस में आपको आईटीआर फाइल मैंडेटरी हो जाता है। या फिर अगर आपने पूरे साल में अपने करंट अकाउंट में या फिर अपने सेविंग अकाउंट में हैवी कैश जमा किया है, आपने बहुत ज़्यादा कैश जमा किया है, तो उस केस में भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। इसके अलावा जो अपने 5वां ऑप्शन आता है, 5वां पॉइंट आता है, वो है कि अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा है तो आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए। इसमें आपका टैक्स नहीं बनेगा। अगर आपकी 7 लाख रुपए तक इनकम है तो आपका टैक्स नहीं बनेगा, पर आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपको आईटीआर 1 फाइल करना चाहिए। इसके अलावा आपके अदर इनकम है, जैसे बिजनेस इनकम है, कैपिटल गेन है, वीडीए है, ऑनलाइन गेम्स है, लॉटरीज है, तो इन सभी के लिए अप्रोसेट फॉर्म डिपार्टमेंट ने यहाँ पे डाल रखे हैं। जैसे आईटीआर 2 हो गया, आईटीआर 3 हो गया, आईटीआर 4 हो गया। तो किसी केस में आईटीआर 2 जाता है, किसी केस में आईटीआर 3 जाता है। आज जैसे आपका कैपिटल गेन होता है, आपका वीडियो में ट्रांजेक्शन होता है, ऑनलाइन गेम्स होते हैं, लॉटरीज होती है, तो इसमें 99% तक आपका आईटीआर 2 हो जाता है।
अगर आप ट्रांजेक्शन कभी कभी करते हो। अगर आप वीडियो में रेगुलर अपना बिजनेस कर रहे हो तो उस केस में आपको फिर आइटर 3 फाइल करना पड़ेगा। वीडियो के शेड्यूल में या फिर ऑनलाइन गेम्स, कैपिटल गेम्स के लिए आपको आइटर कैसे फाइल करनी है उसकी मैंने वीडियो बना रखी है, चैनल पे जाके उसको देख सकते हो। वीडियो में मैं उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके अलावा अगर आपके पूरे साल में बैंक अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुई है, चाहे वो आपने कैश जमा किया हो या आपकी यूपीआई के थ्रू आई हो, नेफ्ट आया हो, आईएमपीएस आया हो, नेट बैंकिंग के थ्रू आया हो, कैसे भी करके आपके बैंक अकाउंट में अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा रुपए पूरे साल में आए हैं तो उस केस में भी आपको आइटर फाइल में करना मैंडेटरी हो जाता है। और ये एक तरीके से जो मेनली होता है वो यूपीआई ट्रांजैक्शन के कारण होता है। तो यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए आइटर कैसे फाइल करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। अगर आपका किसी भी तरह का टीडीएस या फिर टीसीएस कटा है, जैसे आप अपना इनकम टैक्स पोर्टल ओपन करोगे तो वहाँ पे फॉर्म 26A का ऑप्शन आता है, वो भी मैंने आपको डाउनलोड करना पहले बता चुका हूँ मैं, वो आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो जैसे आप वो अपना फॉर्म 26 डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे आपको अपना टीडीएस और टीसीएस कटा वो शो हो जाएगा। तो अगर आपको रिफंड चाहिए तो आपको अपना आइटर फाइल करना पड़ेगा। जैसे आप अपना फॉर्म 16 डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे आप देखोगे तो इस तरीके से आपका जितना टीडीएस कटा होगा आपका कंप्लीट टीडीएस आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि अभी आपका कितना टीडीएस कटा हुआ है और किसने काटा है, सब कुछ आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो उस केस में भी आपको आइटर फाइल करना मैंडेटरी है। इसके अलावा अगर आपके बैंक अकाउंट में ज़्यादा ट्रांजैक्शन है तो भी आपको फाइल करना पड़ेगा। और कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो एआईएस में रिपोर्ट हुई है, कुछ भी, जैसे एग्जांपल के लिए अपन ले तो अगर अपना सेविंग बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट है, एफडी पे इंटरेस्ट है, कोई भी टीडीएस रिफंड है जो अपने एआईएस में रिपोर्ट हो रहा है तो उसको भी अपने को अपना आइटर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखाऊं तो जैसे आप अपना एआईएस खोलोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि अपना जो भी सेविंग बैंक अकाउंट पे आपको जो भी इंटरेस्ट मिला है तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। आपको यहाँ पे एक हेड मिलेगा इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। इसमें आपके पास जितने भी बैंक अकाउंट होंगे उनमें आपको जितना भी इंटरेस्ट मिला होगा वो यहाँ पे आपको रिपोर्ट हो जाएगा। तो जब भी आप अपने आईटीआर फाइल करो तो आपको ये एफडी पे इंटरेस्ट, इसके अलावा सेविंग बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट और जो आपको पिछले बार जो टीडीएस रिफंड मिला होगा उस पर भी आपको कुछ ना कुछ ब्याज मिला होगा तो वो भी आपको अपने आईटीआर फॉर्म में रिपोर्ट करना है। ये चीज़ें रिपोर्ट करना कंपलसरी होती है वरना फिर फ्यूचर में इसके लिए नोटिस आते हैं। इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है वो है अपना जीएसटी टर्नओवर। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है और जीएसटी पे कुछ ना कुछ टर्नओवर हो रहा है, छोटी चाहे आपकी लाख रुपए की सेल क्यों ना हो, तो भी आपको अपने आइटर फाइल करना मैंडेटरी होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाऊं तो आपके एआईएस में आपका जीएसटी टर्नओवर भी रिपोर्ट होता है। इसका आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा, एक हेड आएगा जीएसटी टर्नओवर के नाम से। यहाँ पे आपने पूरे 12 महीने में जितने भी करोड़ या लाख रुपए की सेल की होगी वो आपका यहाँ पे रिपोर्ट हो जाएगा। तो इस केस में भी आपको आइटर फाइल करना मैंडेटरी होता है। अब अपन चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जो है अपना हैवी यूपीआई ट्रांजैक्शंस। आज का जो टाइम है वो डिजिटल इंडिया है और इस दौर में सभी लोग, चाहे वो छोटा आदमी हो, बच्चा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो, लगभग सभी के पास यूपीआई एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे अपना फोन पे, पेटीएम वगैरह हो गया तो सभी लोग उनसे अपनी ट्रांजैक्शन करते रहते हैं बैंक अकाउंट में। तो जैसे आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन करते हो यूपीआई के कारण तो आपके बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट में शो होते हैं और उस तरीके से आप जैसे आप देखोगे तो आपके बैंक अकाउंट में बहुत हैवी ट्रांजैक्शन हो जाती है, लाखों में, करोड़ों में चली जाती है, पर आपको इसमें एक्चुअल में कोई इनकम होती नहीं है। कि जैसे आपने मान लीजिए कभी दोस्त से 1 लाख रुपए लिया, फिर आप उसको रिटर्न भी करोगे 1 लाख रुपए, तो आप उसको रिटर्न करोगे, फिर से आपको 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, आप उससे 2 लाख रुपए ले लो, फिर आप उसको रिटर्न करोगे। तो इस तरीके से अपनी बैंक अकाउंट में हैवी ट्रांजैक्शन हो जाती है। तो अगर आपके 10 लाख से ज़्यादा यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन हो रही है, चाहे आपकी उसमें 1 रुपए की इनकम ना हो, तो भी आप अपने आईटीआर फाइल जरूर करवाइएगा वरना फ्यूचर में नोटिस आएगा। आपको आईटीआर फाइल कैसे करनी है वो मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा आपको बताऊंगा, ज़्यादा ब्रीफ में नहीं जाएंगे वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अपने आईटीआर हमेशा एक एक्सपर्ट के द्वारा ही फाइल करवाइएगा। काफ़ी ऐसी बेसिक चीज़ें होती है जो अपन मिस्टेक कर देते हैं, पर एक एक्सपर्ट वो मिस्टेक नहीं करता है। तो आप अपने एक एक्सपर्ट से ही आईटीआर फाइल करवाइएगा। 1000-2000 रुपये का कोई लोभ लालच मत कीजिएगा। तो अपन वीडियो में आगे चलते हैं। तो सिंपली अगर आपकी सिर्फ हैवी ट्रांजैक्शन है बैंक अकाउंट में, ना आपकी कोई सैलरी इनकम है, ना आपकी वीडीएम इनकम है, ना कैपिटल गेन है, ना लॉन्ग टर्म गेन है, कुछ भी नहीं है, बस आपके बैंक अकाउंट में थोड़ी ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो गई, तो उस केस में सिंपली आपको आईटीआर 4 फाइल करना है। आपको कौन से सेक्शन में जाना है? आपको जाना है सेक्शन 44AD। मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये आपको आईटीआर में कहाँ आएगा। जैसे मैंने मेरे क्लाइंट की आईटीआर फाइल की हुई है तो इसमें एक शेड्यूल आता है, शेड्यूल बीपी। इसमें डिटेल्स ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आता है। इसके बाद इसमें शेड्यूल आते हैं सेक्शन 44AD, 44ADA,
44AE। तो आपको जो 44AD है इस वाले सेक्शन में आपको सिंपली अपना आईटीआर फाइल करना है। अब आपको आईटीआर फाइल कैसे करना है, उसके लिए आपको जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसका टोटल आप कर लीजिएगा कि अपने बैंक अकाउंट में टोटल कितने पैसे आए हैं। जैसे आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ अभी है कि जितने भी बैंक अकाउंट में आपके टोटल पैसे क्रेडिट हुए हैं उनका टोटल कर लीजिएगा और सिंपली उससे लाख 2 लाख रुपए या फिर आप उससे अमाउंट तो आप उसमें मत डालिएगा, आप उससे लगभग लाख 2 लाख रुपए कम उसमें डालिएगा या फिर आप 2-3 लाख रुपए भी उसमें कम डालना। जैसे आप सपोज कीजिए आपके बैंक अकाउंट में टोटल पैसे आए 15 लाख रुपए, तो एक ही आपके आईटीआर में एक कॉलम आता है E1A। जैसे मैं आपको दिखा भी तो आईटीआर फॉर्म में, तो आप यहाँ पे देखोगे ये शेड्यूल बीपी के अंदर ही आएगा E1। इसमें आपको अपना टर्नओवर डिक्लेयर करना है। आपका मान लीजिए कि जितने भी रुपए का आपका 15 लाख रुपए का टोटल पैसा आपके अकाउंट में आया, तो आप 10, 11, 12 लाख रुपए तक का जो ये पहला ऑप्शन है ए वाला, इसमें आप अपना 10-11 लाख रुपए कुछ डाल दीजिएगा सिंपली। इसके अलावा कुछ 2-4 लाख रुपए आपको यहाँ पे कैश में भी डाल देने हैं। अगर आपके कैश में कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं होती है तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए, अगर होती है तो आप इसमें लाख 2 लाख रुपए जरूर एंटर कर दीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे देखोगे तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको प्रॉफिट 6% पे शो करना होता है और आपको प्रॉफिट 8% पे शो करना होता है। तो इसका लॉजिक मैं आपको फिर से आईटीआर फॉर्म में दिखाऊंगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे E1A और B और C के अंदर आप जैसे अमाउंट एंटर करोगे तो आपको E2 पे जाना पड़ेगा। E2 में आपका प्रॉफिट आता है कि आपने कितना प्रॉफिट, आपने कितना इनकम कमाया है। तो अगर आपने E1A कॉलम में 10 लाख रुपए डाला है तो 10 लाख रुपए का आपको कम से कम 6% आपको यहाँ पे प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा। 6% मानेगी 60,000 रुपये आपको कम से कम यहाँ पे बताना पड़ेगा। 60,000 या फिर उससे ज़्यादा आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने बी वाले में कुछ भी अमाउंट डाली है तो आपको कम से कम 8% आपको वो यहाँ पे उसका शो करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपये आपकी कैश सेल दिखाई है तो आपको 8,000 रुपये मतलब 8% आपको यहाँ पे एंटर करना कंपलसरी हो जाता है और फिर इन दोनों का टोटल होकर आपका यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको चलना है। इसके अलावा जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि सेविंग बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट, एफडी पे इंटरेस्ट कुछ भी शो हो रहा है तो आपको अदर सोर्स के हेड में आपको डालना है। अदर सोर्स आपको कहाँ पे मिलेगा, जैसे आप इसमें थोड़ा और ऊपर की तरफ चलोगे तो आपको यहाँ पे एक शेड्यूल शो होगा अदर सोर्स ऑफ इनकम का। ये देखिए ये यहाँ पे शो हो रहा है कि इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। यहाँ पे आपको जितना भी आपके सेविंग बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट मिला है आपको वो सिंपली यहाँ पे एंटर कर देना है। अगर आपको एफडी पे भी इंटरेस्ट मिला है तो आपको यहाँ पे एफडी का भी इंटरेस्ट, एफडी का नाम आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा तो आपको सिंपली ऑप्शन सेलेक्ट करके आप उसमें अमाउंट डाल दीजिएगा। पिछले साल आपको कुछ टीडीएस रिफंड मिला हो तो उस पर जो भी इंटरेस्ट मिला है वो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक पॉपुलेट होकर आ जाएगा, तो आपको उसको नहीं छेड़ना है। ठीक है। इसके अलावा आपको एक फाइनेंशियल्स बनाने होते हैं। फाइनेंशियल्स इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक एक्सपर्ट द्वारा ही अपनी आईटीआर फाइल करवाइएगा, क्योंकि आपके जो फाइनेंशियल्स है वो आप रेडी नहीं कर पाओगे। इसलिए आप एक एक्सपर्ट, एक एडवोकेट या फिर टैक्स कंसल्टेंट, अकाउंटेंट या फिर एक सीए से आप अपने आईटीआर फाइल करवाइएगा। इसमें क्या आता है मैं आपको बता देता हूँ। फाइनेंशियल्स में जैसे आप अपने आईटीआर फॉर्म खोलोगे तो इसमें आपको नीचे आना है। जैसे आप नीचे आओगे तो इसमें आपके फाइनेंशियल्स आपको यहाँ पे शो होंगे, फाइनेंशियल्स पर्टिकुलर बिजनेस। तो आपका यहाँ पे अपने बिजनेस में आपने कितना पैसा लगाया था, उसकी कितनी कैपिटल आप ईयर के एंड में आपके पास बची है वो। अगर आपसे कोई पैसे मांगता है, आपका क्रेडिटर जो आपका सप्लायर हो आपसे पैसे मांगता है तो वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। कोई भी आपके पास फिक्स एसेट्स हो तो वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। आपके पास कितना माल ईयर के एंड में बचा हुआ है वो आपको एंटर करना होता है। आपके जो ग्राहक है आप उनसे कितना पैसा मांगते हो वो आपको एंटर करना होता है। इसके अलावा जो मेन बात है, आपको अपना बैंक अकाउंट इसमें आईटीआर फॉर्म में वैलिडेट करना होता है। वैलिडेट करने के बाद आपके पास जितने भी बैंक अकाउंट है उनके 31 मार्च को जितना भी टोटल बैलेंस अवेलेबल होता है बैंक बैलेंस में, बैंक अकाउंट में, आपको सिंपली यहाँ पे एंटर करना बहुत जरूरी होता है। और कैश में भी आपको 10-15 हज़ार रुपये समथिंग आपको यहाँ पे शो कर देने हैं। इस तरीके से जो टोटल अपनी एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड होती है वो अपने को मैच करानी होती है। जैसे आप देखोगे टोटल ऑफ कैपिटल लाइबिलिटी साइड यहाँ पे 3,32,000 रुपये आ रही है, तो इसी तरीके से अपने को टोटल ऑफ एसेट साइड 3,32,992 रुपये मतलब इक्वल ही रखनी होती है। अपने को ऊपर नीचे नहीं रखना होता है, अकाउंटिंग का रूल होता है एक तरीके से। इसके अलावा आपको सिंपली कोई अगर आपका टैक्स बन रहा है, जैसे आपकी मान लीजिए ट्रांजैक्शन हैवी है तो आपका टैक्स बनेगा कि 6% और 8% 7 लाख से ज़्यादा हो जाएगा तो आपका टैक्स बनेगा, आपको टैक्स पे कर देना। अगर ना बन रहा हो तो बहुत अच्छी बात है और आपको सिंपली आधार OTP लेकर फाइल कर देना है। पर मैं आपको अब यहाँ पे लॉजिकली एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपका बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन सिर्फ 40 लाख रुपए तक है
तो ही आप ये इस तरीके से काम कर सकते हो। 40 लाख रुपए से ऊपर आपकी ट्रांजैक्शन है तो आपको ध्यान से एक एक्सपर्ट आपको पक्का अपॉइंट कर लेना है। कोई क्या होता है, जीएसटी का रूल है कि अगर आप सर्विस देते हो तो आपके अगर टर्नओवर 20 लाख से ऊपर होता है तो आपको जीएसटी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप माल बेचते हो किसी भी चीज़ का, तो अगर आपका टर्नओवर पूरे साल का 40 लाख रुपए होता है, 40 लाख या उससे ऊपर होता है, तो आपको जीएसटी की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए आपको वहाँ पे जो अपना आईटीआर फॉर्म आप यहाँ पे फाइल करते हो, इस केस में आपको बताना होता है कि आपका बिजनेस क्या है। जैसे कि मैंने मेरे क्लाइंट के यहाँ पे बता रखा है, बिजनेस का नेम ये है, बिजनेस का कोड ये है, और उसका कुछ भी डिस्क्रिप्शन की वो काम क्या करता है वो अपने को यहाँ पे एंटर करना होता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि चूज एन एप्रोप्रिएट बिजनेस टू शो। तो जो एक्सपर्ट है, जो सीए है, वो आपको ये बिजनेस आपका चूज करने में आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेगा। आपके बैंक अकाउंट के ट्रांजेक्शन्स के अकॉर्डिंग ही आपका बिजनेस डिसाइड किया जाएगा कि आपका कौन सा बिजनेस एप्रोप्रिएट है आपकी ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग। हालांकि ये चीज़ें गलत है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आपको बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं करनी चाहिए अपने बैंक अकाउंट में, आपको नॉर्मल ट्रांजैक्शन रखनी चाहिए। पर फिर भी बाई चांस गलती से डिजिटल टाइम है तो इस कारण से थोड़ा सा ट्रांजैक्शन हैवी हो जाता है। तो फ्यूचर में नोटिस ना आए अपने पास, इनकम टैक्स का किसी भी तरह का कोई नोटिस ना आए, कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज ना हो, इस कारण से अपने को एक सिंपली आईटीआर 4 तो फाइल कर लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप हमारी टीम के एक्सपर्ट द्वारा अपनी किसी भी तरह की आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 तक आपका क्रिप्टो करेंसी का काम हो, आपका नॉर्मल किसी भी चीज़ का काम हो, कैपिटल गेन हो, शेयर बाजार का काम हो, वीडीए का काम हो, सैलरीड आईटीआर हो, आपका बिजनेस हो, किसी भी तरह की अगर आपको आईटीआर फाइल करवानी है, आपको अपने बिजनेस के फाइनेंशियल्स बनवाने हैं, तो आप हमारी टीम के एक्सपर्ट द्वारा बनवा सकते हैं। हमारे जो चार्जेस है वो बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस है। मार्केट के कंपेयर आप करोगे तो हमारी टीम के चार्जेस आपको बहुत कम मिलेंगे और विद इन एक्यूरेट टाइम पीरियड आपको 100% एक्यूरेसी के साथ हमारी टीम आपका काम कंप्लीट करके देगी। धन्यवाद।